सुमित्रा जी, सुनो जी। मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बेटे नवीन से मिलने चल रहे हैं तो वहीं अपनी बेटी रवीना को भी बुला लेते हैं। अब उसकी बच्ची की भी छुट्टी हो रखी है तो दोनों बच्चों से वहीं मिलना हो जाएगा। दोनों भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं, तो फिर क्यों बेटी को इधर बुलाकर परेशान करना। वह भी अपने भाई भाभी से मिल लेगी। रामकिशन जी, हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो। दोनों बच्चों से वहीं मिलना हो जाएगा। मैं जरा नवीन को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। सुमित्रा जी, हाँ ठीक है जी। रामकिशन जी नवीन को फोन करते हैं। उधर से तेज संगीत बजने और लोगों की बातचीत की आवाजें आ रही हैं। रामकिशन जी, बेटा, लगता है कि तुम ज्यादा व्यस्त हो। बाद में फोन करता हूँ। नवीन, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे उन्हें खाने पर बुलाया था। वहीं पार्टी चल रही है जिसका शोर आप सुन रहे होंगे। बाद में बात करते हैं। नवीन फोन काट देता है। सुमित्रा जी, क्या हुआ जी? नवीन ने क्या कहा? रामकिशन जी, कुछ नहीं भाग्यवान। लगता है वो अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहा है, इसीलिए बात नहीं हो पाई। कल बात करते हैं। तुम तो अपने चलने की तैयारी करो, परसों हमें निकलना भी है। सुमित्रा जी, हाँ जी, वह तो ठीक है, लेकिन पहले बेटे से तो बात हो जाने दो। कहीं हम सारी तैयारी कर लें और बेटे के पास समय ही ना हो। रामकिशन जी, अरे, लगता है तुम भी पगला गई हो। बेटे के पास हम जा रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं आ रहा जो उसे समय नहीं मिलेगा। अगले दिन रविवार। रामकिशन जी फिर से नवीन को फोन करते हैं। रामकिशन जी, नवीन बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी दीदी भी अपनी बेटी महक के साथ वहीं आ रही है ताकि वह भी हम सबसे वहीं मिल सके। नवीन, पापा, आपने आज फिर गलत समय पर फोन कर दिया। सविता के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। रामकिशन जी, बेटा, आज बताना जरूरी था, इसीलिए फोन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कल ही निकल रहे हैं। नवीन, अच्छा पापा, तो क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? दरअसल दिक्कत हो जाएगी। रामकिशन जी, अरे नहीं बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने बेटे के घर से भला हमें क्या दिक्कत हो सकती है? नवीन, आपको दिक्कत नहीं होगी पापा, लेकिन हमें हो जाएगी। रामकिशन जी और सुमित्रा जी दोनों चौंक जाते हैं। रामकिशन जी गहरी सोच में हैं, खाना भी नहीं खाया। सुमित्रा जी सोच रही हैं कि बेटी को क्या और कैसे बताएंगी कि नवीन ने आने से मना कर दिया। सुमित्रा जी, शादी के पहले तक तो नवीन ऐसा नहीं था। शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही पराया लगने लगता है? अगली सुबह फोन की घंटी बजती है। नवीन, सॉरी पापा, कल मैंने सविता से बिना डिस्कस किए आपको कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब मैंने रात में सविता से बात की तो उसे आपके आने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लोग जरूर आइए। अपने आने में कोई फेरबदल मत कीजिए। रामकिशन जी चुप रहते हैं। सुमित्रा जी फोन लेकर बोलती हैं। सुमित्रा जी, हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। फोन रखकर सुमित्रा जी खुशी से बोलती हैं। सुमित्रा जी, देखो जी, मैं कह रही थी ना कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब संभाल लेगी। रामकिशन जी फिर भी सोच में डूबे हैं। रामकिशन जी, बच्चों की परवरिश में जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तभी बेटा अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता। दोनों पति पत्नी सफर की तैयारी में लग जाते हैं। बेटी रवीना को भी फोन कर देते हैं कि वह भी आने की तैयारी करे। रामकिशन जी, बेटा, हम लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। नवीन, हाँ पिताजी, ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी देर हो भी जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही रुक जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। मुंबई स्टेशन। अगली सुबह रामकिशन जी नवीन को फोन करते हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। रामकिशन जी, सुमित्रा, अब क्या किया जाए? नवीन तो फोन भी नहीं उठा रहा। सुमित्रा जी, कोई बात नहीं जी, एक बार फिर कॉल कीजिए, वह नहीं तो बहू जरूर फोन उठाएगी। रामकिशन जी दोबारा फोन लगाते हैं। इस बार नवीन फोन उठाता है, लेकिन उसकी आवाज से लगता है कि वह अभी तक नींद में है। नवीन, कौन? रामकिशन जी, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ बेटा। हम लोग मुंबई स्टेशन पर आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नवीन, अच्छा, ठीक है पिताजी, आप लोग वहां से निकलकर गेट की तरफ आ जाइए, तब तक मैं आता हूँ। रामकिशन जी यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि नवीन उन्हें लेने आ रहा है। पहले जहां भी नवीन रहता,
चाहे पढ़ाई के समय या नौकरी के दौरान, वह ट्रेन के आने से पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। लेकिन आज पहली बार, खासकर शादी के बाद, ऐसा हुआ कि वह ट्रेन के आने के बाद भी स्टेशन पर मौजूद नहीं था। हो सकता है काम की अधिकता के कारण रात को देर तक जागना पड़ा हो, इसीलिए बेटा नहीं पहुंचा होगा। सोचते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन से आ गए और वेटिंग रूम में बैठकर नवीन के आने का इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद नवीन का फोन आया। आप कहाँ हैं पिताजी? बेटा, बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में इंतजार कर रहे हैं, रामकिशन जी ने जवाब दिया। नवीन ने फिर पूछा, किस हॉल में वेट कर रहे हैं? रामकिशन जी कुछ बोलते उससे पहले ही फोन कट गया। वह दोबारा फोन लगाने ही वाले थे कि तभी नवीन उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ गया। रामकिशन जी ने बेटे की तरफ देखा तो वह गुस्से में लाल हो रखा था। उसने एक टैक्सी की और उन दोनों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कोई समाचार नहीं पूछा। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। सुमित्रा जी समझ नहीं पा रही थीं कि इतनी अधिक बात करने वाले बेटे को आज आखिर हो क्या गया है। खैर, कुछ समय बाद नवीन, रामकिशन जी और सुमित्रा जी को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया और उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया। वहां बहू अभी सोई हुई थी। वह हड़बड़ाकर उठी और तुरंत बाहर लिविंग रूम में आकर उसने रामकिशन जी और सुमित्रा जी के पांव छुए और वापस चली गई। तभी नवीन ने बाहर आते हुए कहा, पापा, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला कि क्या स्टेशन पर आपसे झगड़ा करूंगा, लेकिन आपको कितनी बार फोन किया? आपको फोन तो रिसीव करना चाहिए था। मैं इतनी सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया और आप हैं कि कॉल ही नहीं रिसीव करते। आप भी अजीब हो गए हैं। नवीन का व्यवहार देखकर रामकिशन जी हैरान थे। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, बेटा, इस उम्र में थोड़ा श्रवण दोष हो गया है और स्टेशन पर शोरगुल के कारण फोन रिसीव नहीं कर सका। नवीन की आवाज तेज होते जा रही थी। आप जानते हैं पापा, ऑफिस का काम निपटाने के लिए रात देर तक जागने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर मैं आपको लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फोन भी नहीं उठाते। बाहर खड़ी नवीन की बहन रवीना और उसकी बेटी महक यह सब सुनकर अवाक रह गईं। रामकिशन जी भी अपना सिर झुकाए चुपचाप नवीन की बातें सुन रहे थे, ताकि उसे लगे कि उन्होंने उसकी बातें और आरोप स्वीकार कर लिए हैं। यह जरूरी भी था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई तमाशा हो। लेकिन नवीन ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी सविता के सामने बेटे और बाप के रिश्तों की सच्चाई जरूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा ही सम्मान नहीं देता, उसे बहू क्या सम्मान देगी? सुमित्रा जी ने देखा कि उनकी बहू भी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। लगता है रवीना आ गई। सोचते हुए सुमित्रा जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अपनी बेटी और नाती को देखकर बहुत खुश हो गईं। रवीना ने भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वह भी खुशी खुशी घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद सविता ने चाय बनाकर उन तीनों को बाहर हॉल में ही दे दी और जल्दी जल्दी तैयार होकर एक साथ दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जाते समय नवीन ने कह दिया, माँ और दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए, मेड खाना बनाकर जाएगी। सविता ने उसे जरूरी निर्देश दे दिए हैं। बोलते हुए वह घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन भर रामकिशन जी और सुमित्रा जी अपने बेटे की कही बातें भूलकर बेटी और नाती के साथ खुशी खुशी दिन बिताते रहे। शाम को जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो नवीन ने अपनी भांजी महक से कहा, देखो महक, खाना चबा चबा कर खाया करो। ज्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में महक बोल उठी, मामू, मुझे लगता है इस शिक्षा की जरूरत तो आपको ज्यादा है। आपने सवेरे सवेरे नाना जी के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। लर्न टू बिहेव योरसेल्फ, देन टीच अदर्स। कहकर वह बिना खाए ही वहां से उठ गई। तभी रवीना ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, महक, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। मम्मा, पहले बड़ों को समझाओ, फिर मुझे बताना। कहते हुए महक तेजी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। भैया, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, रवीना ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा। नवीन कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। कल रात के बाद आज सुबह से ही वातावरण तनावग्रस्त था। सविता ने रामकिशन जी को चाय लाकर दे दी। रात में उसके और नवीन के बीच क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था
जिसकी छाया उन दोनों के चेहरे पर सुबह भी दिख रही थी। सविता नवीन को भी चाय देकर चली गई, लेकिन नवीन ने आज चाय नहीं पी। चाय वैसे की वैसी ही रखी रही। थोड़ी देर बाद सविता बाथरूम से निकलकर तेज स्पीड से तैयार हुई और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। नवीन ने खुद किचन से नाश्ता लाकर सविता के सामने टेबल पर रख दिया। बेटे का बहू के लिए नाश्ता लाकर टेबल पर रखना रामकिशन जी को कुछ अजीब लग रहा था। वह कुछ कहते, उससे पहले ही सुमित्रा जी ने उन्हें इशारों से चुप रहने के लिए कहा। सविता नाश्ता करने के बाद चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गई। नवीन भी ठीक उसके पीछे पीछे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह वापस लौट आया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वह आते ही शुरू हो गया। देखिए पापा, आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इतना शोरगुल वाला माहौल मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और महक का जोर जोर से बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रवीना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, भैया, अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है। मैं भी उससे बातें करती हूँ या डांटती हूँ तो वह थोड़ी लाउड हो जाती है। इसके लिए मुझे माफ कर दो। रामकिशन जी पूजा पाठ कर रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। वह पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत हमेशा सुनने की ही रही है। वे दूसरे की बातें पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाएं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो वे इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज भी वह भर आए। देखो नवीन, जब से हम लोग आए हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम असहज हो गए हो। किसी को कुछ भी बोल देते हो। अगर मुझसे कुछ कहोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करोगे तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है। उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही यहाँ तक पहुंच गए हो? तुम्हें बनाने में और यहाँ तक पहुंचाने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। और फिर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, वह अपनी जमीन नहीं छोड़ देता है, और जो जमीन छोड़ देते हैं वह आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते रामकिशन जी हाँफने लगे। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। उनका ऐसा रूप नवीन ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा। नवीन, मैंने अपने बड़े भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने बड़े भाई को ही पिता के समान पाया है। तुम्हारी दादी मरते दम तक मेरे पास ही रही, ये तो तुमने भी देखा होगा। मैंने अपने ममेरे भाई की पत्नी, जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त थी, अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रखकर 4 महीने तक उसका इलाज करवाया। और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, बहन और भांजी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वही भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तू यह सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इंप्रेशन और रुतबा दिखाने के लिए कर रहा है, और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी। लेकिन इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसकी नजरों में और भी गिर जाएगा। वह अभी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ, ताकि तुम अपने आप को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ ना समझो। पिता की बात सुनकर नवीन हकलाते हुए बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं वह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। इतना कहकर नवीन बिना किसी का कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर सो गया। आज वह ड्यूटी पर भी नहीं गया और खाना भी नहीं खाया। शाम के करीब 4 बजे नवीन खुद ही उठा। उसने बाथरूम में काफी देर तक स्नान किया, जैसे अपने शरीर पर आए हुए गुस्से की परत को धोकर प्रक्षालित कर देना चाहता हो। थोड़ी देर बाद रामकिशन जी ने उसे नीचे जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल पड़ा। कभी कभी तनाव में लोग लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। रामकिशन जी या सुमित्रा जी से उसने कोई बातचीत नहीं की। वह तो बस एक तरह से अपरिचित अतिथि बने हुए थे, जो दिनों को गिन गिन कर निकाल रहे थे। रात के करीब 8 बजे नवीन और सविता दोनों ने घर में प्रवेश किया। नवीन के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। साथ में एक पॉलीथिन बैग भी आते ही वह डब्बा उसने महक के हाथों में थमा दिया। पॉलीथिन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में दे दिया और अपने पिताजी के पास बैठते हुए बोला, आज सुबह के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। कहते कहते उसका गला भर आया।
उसने रामकिशन जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहला दिया करते थे। क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाए जाएंगे? ये सुन रामकिशन जी की आंखों में भी आंसू छलक आए। तभी नवीन ने कहा, पापा, आज सुबह आपने मुझे जो कुछ भी सुनाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं डांटा? तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारे गलत काम सही हो जाते थे। उसने देखा कि सारे लोग चुप हैं। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी, तुम मेरे कहने पर सिर्फ टेस बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांटती थी। बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ से कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। आज तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया। थोड़ा सा भी नहीं डांटा और खुद रोने लगी। आज अगर पापा नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला ही नहीं था। क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते? कहते हुए नवीन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसकी शर्ट खींची। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा तो महक रो रही थी। आई एम सॉरी मामू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कल रात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो नवीन ने उसे अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी छोटे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तभी नवीन ने फिर से कहा, माँ, पापा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा छोटा ही रहूंगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे बेझिझक डांट लगा सकते हैं। नवीन बोल ही रहा था, तभी दरवाजे की बेल बजी तो सविता ने जाकर दरवाजा खोला। दो आदमी एक बड़ा सा कार्टून लेकर अंदर आए। इसमें क्या है बेटा? सुमित्रा जी ने पूछा। तो सविता बोली, माँ जी, इसमें ऐसी है, रात को आप लोगों को भी गर्मी लगती होगी, इसीलिए एक और खरीद लिया। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, हम तो 5-10 दिन रहेंगे। क्यों 10 दिन के लिए इतने पैसे बर्बाद किए? नहीं माँ जी, 10 दिन नहीं, अब आप हमेशा ही हमारे साथ रहोगे। जब आपके बेटे बहू यहाँ पर हैं तो आप लोग गांव में क्या करोगे? सुमित्रा जी कुछ कहती, उससे पहले ही नवीन ने कहा, नहीं माँ, अब कुछ और नहीं, आज से आप लोग हमारे साथ ही रहोगे। और दीदी, तुम भी अब महक की छुट्टियां हमारे पास ही बिताओगी। भाई के मुंह से यह सुन रवीना की आंखों में भी खुशी से आंसू छलक आए। इधर रामकिशन जी और सुमित्रा जी भी अपने बेटे के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज सबके मन के गिले शिकवे दूर हो चुके थे। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।